आज अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल है। अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती है। इस पर हम बात करेंगे। इस पर हम मेरे साथ हैं, मैं ऋषभ हूँ, मेरे साथ हैं निखिल हैं, विशाल हैं। और आज का दिन ऐसा है कि अंबेडकर की लेगेसी के लिए दो लोग लड़ रहे हैं। मायावती लड़ रही हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मोदी इस रेस में मायावती को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी नागपुर गए हुए हैं। कह रहे हैं कि कल वो आईआईएम का उद्घाटन करेंगे, आईआईएम नागपुर का शिलान्यास करेंगे। वहीं पर मायावती ने एक ऐसा काम किया है जो शायद दलित समाज को अच्छा न लगे, लेकिन उनके विरोधियों को जरूर अच्छा लगेगा। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को बसपा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, जबकि यही मायावती चीख चीख के कहती थी नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद बाकी पार्टियां करती हैं, हम नहीं करते हैं। यही काम कांशीराम ने भी किया था, जिन्होंने बसपा को खड़ा किया। कांशीराम ने हमेशा ही परिवारवाद की बहुत ज़्यादा आलोचना की और इसी बूते वो अपने वोट बटोरने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और सपा के साथ दलितों को जाने नहीं दिया था काफ़ी हद तक। इस पर विशाल बताएंगे कि आनंद कुमार को लेकर मायावती ने आज क्या किया है। मायावती ने आज लखनऊ में अंबेडकर पार्क में जब वो रैली करने गई, वहाँ पे अंबेडकर बाबा साहब को जब श्रद्धांजलि देने गई, उसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया। की बात है या नहीं, ये आज की अंबेडकर पार्क में उनको श्रद्धांजलि देने गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने उसके बाद ऐलान किया कि जो उनके भाई हैं आनंद कुमार, उनको बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। मायावती ने इसके लिए अपने भाई के सामने एक शर्त रखी थी कि वो एमएलसी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री इस तरह का कोई भी जिम्मेदारी पद नहीं लेंगे, और इसी चूंकि वो कोई पद नहीं लेंगे तो इसलिए मायावती ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मायावती ने ठीक यही बात 2011 में भी कही थी, यही बात उन्होंने 2007 में भी कही थी, यही बात उन्होंने 2003 में भी कही थी। 2003 से पहले आनंद कुमार, जो इनके छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, ये इससे पहले राजनीतिक परिदृश्य में नजर नहीं आते थे, ये मायावती के साथ नजर नहीं आते थे। 2003 में पहली बार इनका नाम उछला था। उस समय मायावती ने ये कहा था कि मेरा भाई सरकारी क्लर्क है, नौकरी करता है, मेरी मदद कर रहा है, मदद करने के लिए नौकरी छोड़ देगा, लेकिन ये पार्टी में कोई भी पद नहीं लेगा, न ही ये विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बनेगा। 2007 में मायावती ने अपने भाई को पब्लिक फोरम पर इंट्रोड्यूस किया। उस समय कांशीराम की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और मायावती ने ये कहा था कि मेरे भाई ने कुछ दिन पहले मुझे ब्लड डोनेट किया है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो इसलिए वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन वो पार्टी में कोई पद नहीं लेगा। धीरे धीरे करते करते ऐसा पाया गया, आनंद कुमार पर यह आरोप लगे कि जब 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो आनंद कुमार ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए, ऐसे आरोप लगे। 2007 से 2014 के बीच ऐसा कहा जाता है कि आनंद कुमार की संपत्ति 7 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ रुपए हो गई थी। विशाल, इस बारे में बताइए कि क्या क्या चार्जेस लगे थे, किन कंपनियों के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आनंद कुमार का नाम था। देखिए, जैसा आपने बताया 2003 तक ये सरकारी क्लर्क थे। सरकारी क्लर्क होने के बाद 2005 में ये पहली बार माया इनको किसी मंच 2005 में इनके रिश्ते मायावती से सुधरने शुरू हुए। 2007 में मायावती इनको पहली बार मंच पर लाई और धीरे धीरे जो भी उनका आपसी रहा हो, लेकिन उसके बाद आज वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब से लेकर 2012 तक आनंद कुमार ने 49 कंपनियां खोली। वो एक क्लर्क थे। यहाँ पर देखने वाली बात है, उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने 49 कंपनियां खोली। उनका जेपी, डीएलएफ और इंफ्राटेक जैसे जो जाइंट्स हैं रियल इस्टेट के, उनके साथ इनका बिजनेस, उनकी फर्म्स के साथ इनका बिजनेस होता था। ईडी ने जो बाद में जांच की और 2013 में इंडियन एक्सप्रेस ने जो इनके एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर है, उसकी जो जांच की, उसमें पता चला कि ये जो 49 कंपनियां थीं, इनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और पेमेंट के लिए बनाई गई थी, फर्जी थी। उनका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट और पेमेंट दिखाने के लिए होता था। कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सिर्फ बनाई गई थी पैसों के लेन देन। इनका बिजनेस जो था वो कुछ करोड़ से जो इन्वेस्टमेंट दूसरी जगहों से आना शुरू हुआ, उसके बाद 760 760
इतने करोड़ तक इनका बिजनेस पहुंचा था और उसके बाद संपत्ति इनकी करीब 1400 करोड़ के आसपास हो गई थी। हालांकि इस इधर बीच ये भी कहा गया, मतलब दोनों तरफ से सफाइयां दी जाती रही। मायावती ने कहा कि मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया है, इन्होंने भी कहा कि मुझे बीएसपी या अपनी बहन से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हालांकि इस जांच में जो इनके साथ जो फर्म्स थी उनको भी लपेटा गया, उन पर भी जांच हुई तो उसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ी पाई गई। मायावती के जो राइट हैंड कहे जाते हैं, उनका सोशल इंजीनियरिंग में उनके जो ब्राह्मण चेहरे की भूमिका निभाते हैं सतीश मिश्रा, उनके बेटे कपिल मिश्रा भी इनके साथ काम करते थे, उनके बिजनेस में शामिल थे। आप हमें वो तस्वीर दिखाइए विशाल जिसमें मायावती पहली बार स्पीच दे रही थी और कांशीराम उनके बगल में बैठे देख रहे थे। ये वो दौर था जब मायावती बहुत ही कम उम्र की हुआ करती थी और कलेक्टरी की तैयारी छोड़कर ये नेतागिरी में आ चुकी थी, क्योंकि कांशीराम ने उनसे वादा किया था कि एक दिन तुम मुख्यमंत्री बनोगी और तुम्हारे आगे पीछे सारे कलेक्टर घूमेंगे, सरकारी नौकरी करने से तुम शायद वो सेवा नहीं कर पाओगी। वक्त गुजरा, मायावती बसपा की उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सब बनी, लेकिन 2001 में विशाल 2001 में ही शायद कांशीराम ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। अध्यक्ष पद बनना, अध्यक्ष पद पर बैठना, उपाध्यक्ष बनना या कोई और पद लेना, ये अलग बातें होती हैं, लेकिन जब किसी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी, ये राजनीतिक उत्तराधिकारी, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कभी कहा था, जब उस रेस में बहुत सारे लोग शामिल थे, नेहरू थे, राजगोपालाचारी थे, पटेल थे, ऐसा माना जा रहा था कि पटेल को कहा जाएगा, गांधी पटेल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था और तब से लेकर आज तक ये डिबेट चलती आ रही है कि महात्मा गांधी किसी और को बनाते तो क्या होता। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जो स्रष्टा रहे हैं, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने बातें की हैं, लेकिन असली राजनीति जो कि जमीन पर होती है वो कांशीराम ने की थी। कांशीराम ने DS4 से शुरुआत की, बसपा बनाई, उनको नंबर्स दिलाए, वोट दिलाए, लोगों तक पहुंचाया और एक जन चेतना जगाई। कांशीराम इस मामले में अंबेडकर के समकक्ष खड़े होते हैं। इन दोनों लोगों से पहले दो और लोग ही हुए हैं जिन्होंने दलितों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। वो एक ज्योतिबा फूले थे और पेरियार थे। लेकिन कांशीराम से पहले कोई भी राजनीतिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। कांशीराम ही थे जिन्होंने दलितों को राजनीति करना सिखाया। आप वो घटना बताइए 2001 वाले, उस समय क्या? कांशीराम की जो राजनीति की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियर था। उनका एक जो कोट है वो कहते थे कि जब पार्टी उन्होंने बनाई तो उनका बड़ा सीधा सा फंडा था। उनको चीज़ें क्लियर थी कि पहला चुनाव हम हारेंगे, दूसरा चुनाव उसमें हम हराएंगे और तीसरा चुनाव हम जीतेंगे। तो निखिल, आप ये बताइए कि कांशीराम ने क्या प्रतिज्ञाएं की थी और क्या कहा था कि वंशवाद के खिलाफ हम किस तरह खड़े होंगे? देखिए, कांशीराम ने जो कुछ प्रतिज्ञाएं की थी अपने जीवन के लिए, उसमें से कुछ बहुत खास है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी अपने घर नहीं लौटूंगा और मैं कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। और अपनी पूरी जिंदगी जो फूले ने जो लक्ष्य दिए हैं दलित समाज के उत्थान के लिए, उसमें मैं लगा दूंगा। और वो इस बात को लेके इतने पक्के थे कि 60 के दशक के बीच में वो पूना में अपनी नौकरी छोड़ते हैं। उसके बाद से उनके परिवार को उनका पता नहीं चलता है जब तक कि वो एक बड़ी दलित आंदोलन की एक बड़ी हस्ती नहीं बन जाते हैं। उनके बद्री नारायण जी ने एक किताब लिखी है, कांशीराम द लीडर ऑफ दलित्स। उसके अंदर कई सारे ऐसे किस्से हैं उनके परिवार को लेके। तो एक किस्सा उसमें से ये है कि एक कांशीराम जी के भाई थे दलबारा सिंह। उन्होंने बाद में मायावती पर कुछ आरोप भी लगाए थे कि मेरे भाई के साथ ऐसा किया वैसा किया। उससे पहले मैं ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना कि अपने सबसे छोटे भाई दलबारा सिंह जब उनसे मिले तो चंडीगढ़ की एक रैली में कांशीराम जी गए हुए थे। तो कांशीराम इतने डिटैच्ड थे अपनी फैमिली से कि दलबारा सिंह को वो पहचान नहीं पाए। और फिर दलबारा सिंह ने बताया कि मैं आपका भाई हूँ, तो फिर कांशीराम रोए उस चीज़ को याद करके। वैसे ही सबरन कौर के बारे में बद्रीनारायण की किताब में लिखा है, ये इनकी कांशीराम की बहन थी कि मैं भी जब मिलने जाती थी तो कई बार कांशीराम नहीं पहचानते थे। कांशीराम अपनी माँ से भी पहली बार जब मिले, जब वो दलित आंदोलन से जुड़ते हैं, तो 18 साल बाद मिले। इसके उलट मायावती के जो 4 भाई थे वो हमेशा परिदृश्य में रहे थे।
मायावती के अध्यक्ष बनने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके एक भाई सिद्धार्थ कुमार का बहुत नाम आता था। सिद्धार्थ कुमार के बाद आनंद कुमार का नाम आना शुरू हुआ। तो कह सकते हैं कि कांशीराम की राजनीति के उलट मायावती ने अपनी राजनीति शुरू की। और ये भी हुआ है कि कांशीराम के मरने के बाद उनके 26 नेताओं को बसपा से बाहर किया गया, जिनमें बड़े बड़े नेता थे। कई लोगों का तो ऐसा भी आता है, आज तक स्टेटमेंट आते हैं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मुझे पार्टी से बाहर क्यों किया गया है। इसके बाद एक और चीज़ हो रही है, अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो इस चीज़ को दलित चेतना के वो एक ब्रांड एम्बेसडर नए बन रहे हैं, जिनको ये यूपी चुनाव में देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ है कि जो बातें होती हैं अम्बेडकर या कांशीराम की, जब कहा जाता है कि परिवारवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। हम उनके परिवार के बारे में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से परिवारवाद को बिल्कुल ही नकारा है। उनके परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के भाई कबाड़ी का काम करते हैं, उनकी भाभी बर्तन मांजती हैं। और वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से कभी भी किसी तरह की सहायता की पेशकश भी नहीं की है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी हद तक अंबेडकर के बाद कांशीराम को भी वो कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे एक एक करके तमाम नेशनल हीरोज़ को प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेते जा रहे हैं, लोगों को प्रभावित करते जा रहे हैं। तो इस दौर में कांशीराम का भी नाम आ सकता है। अगर निखिल आपको याद होगा तो हीरो वर्शिप के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? 25 नवंबर 1949 को जब संविधान लगभग हमारा पूरा हो जाता है, अगले दिन उसे पूरा घोषित कर दिया जाएगा। उस दिन संविधान सभा जो थी उसमें खड़े होकर अंबेडकर ने एक बयान, एक उनका स्पीच होता है जिसमें वे लोगों से कहते हैं कि आपको आने वाले भविष्य में 3 बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें से सबसे पहली चीज जो वो बताते हैं, तो वो कहते हैं कि अब रेवोल्यूशन का, क्रांति का वक्त चला गया है, अब आपके पास संविधान है, तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो है उन तरीकों से अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि जो खून खराबे वाली क्रांति, उसको वो नकारने की बात कहते हैं। और दूसरी बात वो हीरो वर्शिप के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों में एक टेंडेंसी है कि जो व्यक्ति जिससे हम प्रभावित होते हैं वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, और फिर उसकी वंदना में, उसके महिमा मंडन में हम इतने लग जाते हैं कि हम फिर उसकी हस्ती के लिए अपने हक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हो इतिहास में, उनका कहना है। खुद डॉक्टर अंबेडकर को भी एक तरीके से हीरो बना दिया गया है। हाँ, और फरवरी 2017 में मायावती ने भी कहा कि आप लोग डॉक्टर अंबेडकर को इतना याद करते हैं, आप मेरे जीवन से भी सीख सकते हैं, आपको सीखना भी चाहिए। वहीं पर हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या क्या किया। ये इससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों के वोट्स बहुत मिले, ऐसा कहा जा रहा है। मायावती का अलायंस टूट गया दलित और मुस्लिम वोट का, वो उनको उतने वोट नहीं मिले, वो रेस से बिल्कुल ही बाहर रहीं। और इसके बाद इनका कॉन्फिडेंस भाजपा का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा आज उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नागपुर वही जगह है जहां पर, जिसको दीक्षा भूमि कहा जाता है, और ये डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म स्थान भी वहां से नज़दीक है शायद। और जन्म सर उनका महू में हुआ था। महू इंदौर के पास एक जगह है, तो उनकी तैनाती वहाँ, उनके पिताजी की तब वहाँ तैनाती थी, उस मिलिट्री कैंप में वो पढ़ाते थे, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। पर नागपुर से उनका रिश्ता, ये जो आपने बताया दीक्षा भूमि, तो अंबेडकर जी ने जो दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और उनके साथ कई सारे लोग, वो दीक्षा भूमि में है, नागपुर में है। और वहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ा मेला होता है जो आज के दिन हो रहा होगा। और एक और बात है कि अंबेडकर जिस समाज से आते हैं, महार समाज से, उसकी बहुत बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी नागपुर के आसपास है। तो इसलिए दीक्षा भूमि का सिग्निफिकेंस बहुत है, और इसीलिए नागपुर का सिग्निफिकेंस है। मोदी वहाँ जा रहे हैं, वो दिखना चाहते हैं आज और कल के दिन। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अंबेडकर को सम्मानित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ये तस्वीर लंदन की है। लंदन में एक मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ने किया था माल्यार्पण, और आप देख सकते हैं कि इतना श्रद्धा भाव ला पाना हर नेता के लिए संभव नहीं है। जितनी श्रद्धा वो डॉक्टर अंबेडकर के लिए दिखाते हैं, चाहे वो भीम एप्लीकेशन के लॉन्च के समय हो या कोई भी मौका हो, अभी आज का मौका हो, या यूथ को निर्देश देने का मौका हो, उनका उत्साह बढ़ाने का मौका हो, तो हमेशा अंबेडकर को याद करते हैं। उनको एक पोस्टर बॉय की तरह बनाते हैं।
और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनको कि कड़वी बातें कहा जा सकता है। और यहाँ से अगर हिंदुत्ववादी पार्टियाँ अंबेडकर को हिंदुत्व का भी पोस्टर बॉय बना दें तो मायावती के लिए अपने अलायंस को संभालना बड़ा ही मुश्किल होगा। उन बातों को अगर याद करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं दिखाई थी कि कमज़ोर हैं, ये समाज कमज़ोर है या फिर कुचला हुआ है। उन्होंने ये आरोप लगाया था, ये कहा था कि ये लोग अगर चाहें, खुद से चाहें तभी बदल सकते हैं। किसी तरह की आरक्षण या किसी तरह के सपोर्ट की बात नहीं कही थी। इन बातों को अगर भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी या आरएसएस उठाएं तो शायद दलितों को मुस्लिमों के खिलाफ मोड़ने में सफल हो सकते हैं। और इस चीज़ को चाहे नेगेटिवली लिया जाए या पॉजिटिवली लिया जाए, राजनीति तो राजनीति है, ऐसा हो सकता है। इसके साथ हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं। मैं ऋषभ, मेरे साथ थे विशाल, निखिल और कैमरे के पीछे थे अमितेश कुमार। थैंक यू।